का प्रहार। 5 का प्रहार में एक बार फिर से आज बात करेंगे अग्निपथ योजना की। जी हां, जिसके विरोध में आज भारत बंद बुलाया गया था। यह अलग बात है कि उसका असर कुछ खास दिखाई नहीं दिया। मतलब ये कि ये बंद बेअसर साबित हुआ। दुकानें खुली, दफ्तर भी खुले, ट्रेनें चली, बसें भी सड़कों पर सरपट दौड़ती नजर आई। लोग अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसके मुताबिक अपना कामकाज करते हुए नजर आए। इस विरोध प्रदर्शन और सियासी घमासान के बीच सेना ने अग्निपथ योजना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक जुलाई से भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन सियासत करने वालों का क्या है, क्योंकि उन्हें इस नोटिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। उन्हें क्या मतलब, वो तो अपनी सियासत चमकाने में मस्त है, युवाओं को भड़काने में मस्त है। लेकिन युवा अब धीरे धीरे समझने लगा है और इसीलिए अब जो अग्निवीर हैं, ये युवा जो हैं, जो अग्निवीर बनने की तैयारी में जुटे हुए हैं, अब वो अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। बस यही बात भड़काने वालों को, सियासत करने वालों को रास नहीं आ रही, क्योंकि सड़कें खाली हो जाएंगी तो फिर वो अपनी सियासी रोटियां कहां सेकेंगे, कैसे सेकेंगे। और इसी टेंशन में कुछ नेता हैं जिनकी जुबान फिसलती जा रही है और हंगामा कर रहा विपक्ष अपनी मर्यादा लगातार भूलता जा रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि अग्निपथ योजना पर आज दरअसल क्या कुछ रहा। जिस तरह से हम बता रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन जो है एक तरफ जारी है और साथ ही साथ आज भारत बंद जो बुलाया गया था, अग्निपथ योजना के विरोध में ही दरअसल ये जो भारत बंद है वो बुलाया गया था। ये बेअसर रहा, विरोध में किया गया जो बंद था। हाँ, कुछ राज्यों के जो कोचिंग सेंटर हैं उन पर भी केस दर्ज किया गया है, क्योंकि छात्रों को भड़काने के आरोप में इन पर यह कार्रवाई हुई है। अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार जारी है। कांग्रेस की योजना वापस लेने की मांग है। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय का एक विवादित बयान जो है वो आज सामने मंच से आया। सुबोधकांत ने पीएम पर विवादित बयान दिया। सेना का अग्निवीरों के लिए जो नोटिफिकेशन है इधर वो जारी हो चुका है। जुलाई से भर्ती के लिए जो ये प्रक्रिया है, जो ये रजिस्ट्रेशन है, ये भी शुरू हो जाएंगे। जी हां, लेकिन 5 का प्रहार में आज जो सवाल मैं आपसे कर रही हूं वो सवाल इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहला सवाल ये कि सेना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो फिर विपक्ष इतनी टेंशन में क्यों है। दूसरा सवाल, बंद से नहीं बना काम, अब विपक्ष का आगे का क्या है प्लान। जी हां, तीसरा सवाल ये कि युवा समझे अग्निपथ की अच्छाई, फिर क्यों ये सियासी लड़ाई। चौथा सवाल, युवा है तैयार तो भविष्य से कौन कर रहा है खिलवाड़। पांचवा और अंतिम सवाल जो ये कि आखिर योजना के विरोध में पीएम पर हमला क्या कांग्रेस की बौखलाहट को दर्शाता है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम करेंगे इस पर चर्चा की शुरुआत। अग्निपथ योजना के विरोध में जहां एक तरफ विरोध प्रदर्शन और सियासी घमासान जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सेना ने अग्निपथ योजना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक जुलाई से भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें लिखित, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक अग्निवीरों की पोस्टिंग किसी भी रेजिमेंट में हो सकती है। इस नोटिफिकेशन के जारी होने का साफ मतलब है कि किसी भी हालत में अग्निपथ योजना बंद नहीं होगी, ये जारी रहेगी। मतलब ये कि जो लोग इस मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं, जो लोग इस मुद्दे पर साजिश रच रहे हैं, जो लोग भी इस मुद्दे पर युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, अब उनकी टेंशन बढ़ गई है। अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद बुलाया गया था, लेकिन उसका भी असर नहीं दिखा। ये बंद बेअसर साबित हुआ। दुकानें खुली, दफ्तर खुले, ट्रेनें भी चली, बसें सड़कों पर दौड़ी और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के मुताबिक काम करते नजर आए। कुछ जगहों पर सड़कों पर जाम जरूर दिखा, लेकिन हिंसा न हो इसके लिए तगड़े इंतजाम किए गए थे। इस बंद के बेअसर होने का मतलब ये भी है कि युवा अब अग्निपथ की अच्छाई समझ गए हैं और यही वजह रही कि वो अब विरोध की जगह भर्ती की तैयारी में जुट गए हैं। इनको राजनीति करने दीजिए, हम राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अग्निवीर को भारत की ताकत बनाने के लिए मोदी सरकार ने कदम उठाया है। मेरे भाई और बहनों, अग्निपथ पर सरकार को बदनाम करने की साजिश हुई। इस मामले में कुछ राज्यों के कोचिंग सेंटर्स के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिन पर युवाओं को भड़काने का आरोप है। इस मामले में उन कोचिंग सेंटर पर केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।
इस बीच कांग्रेस की बौखलाहट भी सामने आ गई। अग्निपथ पर एक तरफ सेना ने नोटिफिकेशन जारी किया तो दूसरी तरफ इस योजना के विरोध में प्रदर्शन कर रही कांग्रेस हिल गई। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादास्पद बयान दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने सेना का अपमान भी किया। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। हमला पीएम पर हुआ तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। वैसे देश में हिटलर कौन रहा है 75 में, पूरे देश को पता है किसने इमरजेंसी लगाई। पूरे बयानों से एक बात स्पष्ट है कि अग्निवीर अग्निपथ बहाना है, हिंसा भड़काना है, दुष्प्रचार फैलाना है, क्योंकि सत्ता पाना है। विवाद बढ़ा तो सुबोधकांत की सफाई सामने आई। उन्होंने इसे कहावत करार दे दिया। हालांकि इस दौरान भी वो अपने बयान पर कायम रहे। हिटलर ने भी एक खाकी करके संगठन इसी तरह से आर्मी में बनाया था, कॉन्सेप्चुअल। उसका क्या भविष्य होगा और क्या होगा, तो इसीलिए ये कहावत हमने कही है। अब सवाल ये कि जब देश का युवा अग्निपथ की अच्छाई को समझ चुका है, जब देश का युवा अग्निवीर बनने की तैयारी में जुटा है, तो फिर विरोध क्यों? सवाल ये कि इस मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से सियासत क्यों की जा रही है? योजना का विरोध है तो पीएम का अपमान क्यों किया जा रहा है? सवाल ये कि कांग्रेस के लिए ये योजना का विरोध है या फिर पीएम का? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इससे पहले कि तमाम खास मेहमानों से मैं चर्चा की शुरुआत करूं, आपको दिखाती हूं, बताती हूं कि अग्निवीरों पर सेना का जो नोटिफिकेशन सामने आया है वो क्या है। उसके तमाम पॉइंट्स इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अग्निवीरों की भर्ती का ये नोटिफिकेशन, जिसमें जुलाई से भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन जो है उसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। joinindianarmy.nic.in पर ये रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू होंगे। 8वीं और 10वीं पास जो युवा हैं वो इस पर अप्लाई कर सकेंगे। 5 ग्रेड में भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो दरअसल जारी किया गया है। इसमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर ट्रेड्समैन अग्निपथ योजना में 4 साल के लिए भर्ती। 4 साल के बाद रिटायर होंगे ये अग्निवीर। अग्निवीर सेना में एक अलग रैंक होगी, ये मौजूदा किसी रैंक के भी साथ नहीं होगी। तो ये वो अग्निवीर हैं, और जो अग्निवीर हैं वो अब सड़कों को छोड़, ये हिंसा और उपद्रव का रास्ता छोड़, वो अपनी तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन जो सियासी अग्निवीर हैं उनका क्या किया जाए? इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, जरा सुनिए सियासी अग्निवीर किस तरह के बाण, किस तरह के तीर छोड़ रखे हैं। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। मोदी तेरा वही हाल होगा कि अब क्या बोलेंगे कि जैसे होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। तो सुना आपने कि किस तरह से एक के बाद एक जो ये सियासी अग्निवीर हैं वो इस तरह के तीर छोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। यूं तो फहरिस्त लंबी है, लेकिन सबको यहां पर सुनाना मुनासिब नहीं होगा। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सिंह टाइगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। इनके अलावा राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं जनता दल यूनाइटेड के। और साथ ही साथ अवधेश कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा स्टूडियो में। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे इस वक्त नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमैया राणा मेरे साथ जुड़ी हुई है, जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी की। वरुण पुरोहित लीडर है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर तिवारी लीडर है शिवसेना के। इनके अलावा कर्नल दिनेश नैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। लेकिन वरुण पुरोहित जी, ये सत्याग्रह के मंच से दिया गया बयान है जो सुबोधकांत सहाय ने आज दिया है, ये किस तरह का सत्याग्रह है? पहले तो मैं समझना चाहती हूं आपकी सत्याग्रह की डेफिनेशन, जहां पर हिंसा होती है, उपद्रव होता है, धमकी दी जाती है, अपमान किया जाता है, पीएम पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा जाता है। देखिए मानी जी, सुबोधकांत सहाय जी ने जो कहा है उसकी कांग्रेस पार्टी ने खंडन कर दिया। मैं उस बयान की निंदा करता हूं, क्योंकि मैंने हमेशा उठाया गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को अहम पद नहीं दिए जाने, ऐसी कार्रवाई जब हो पाती। सर, खंडन कर देना काफी है क्या? निंदा कर देना काफी है क्या? सुबोधकांत सहाय की जब मैं बात कर रही हूँ तो एक अच्छा खासा जाना पहचाना चेहरा है सर, केंद्रीय मंत्री रहे हैं सर, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, हर कोई जानता है सुबोधकांत सहाय को। क्या सिर्फ खंडन कर देना, क्या सिर्फ निंदा कर देने से काम बन जाएगा? या इससे पहले जो आपके सियासी अग्निवीर रहे हैं, जिन्होंने इस तरह के तीर छोड़े, बाण छोड़े हैं, उन पर क्या कार्रवाई आपने कर ली? उन पर क्या एक्शन क्या कर लिया आपने? ये खंडन ही तो किया है बस। एक शेख साहब भी तो हैं
बिल्कुल, शेख साहब हैं, इरफान अंसारी हैं। इसी पद पे नहीं है सुबोध कांत साहब, उनका तुरंत खंडन कर दिया। आप कैलाश विजयवर्गीय का खंडन किया क्या भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक? आप मुझे बताइए। ये जो पूंजीवादी प्रवर्तक सरकार है, युवाओं के साथ मजाक कर रही है, कभी नाले से गैस बनाओ, कभी चाय पकौड़े तलो, उसके 2-2 करोड़ रोजगार दे रहे थे हर साल। आपने वो प्रश्न नहीं उठाया? 16 करोड़ रोजगार कर गए। अभी तो आप सुबोध सहाय का खंडन कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, मेरी बात और तुरंत आप परोक्ष रूप से उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। यही क्यों नहीं बोलने दे रहे हो दूसरे बात? अरे भाई, आपको थोड़ा टोक रहा हूँ। अच्छा, टोक रहा हूँ, नहीं तो आप गलत बोलेंगे तो टोका नहीं जाएगा क्या आपको? दूसरे की आवाज नहीं सुनना चाहते हो? नहीं, सबकी आवाज सुनी जाएगी, केवल आपको याद दिला दिया हूँ। एंटी मंडल या आंदोलन याद है क्या आपको या किसी को? एंटी मंडल का है क्या? इसमें किसी से कुछ छीना गया है क्या? आंदोलन नहीं है, युवाओं बेरोजगार। आप लोग पूरे देश और दुनिया में झूठ फैलाकर, गुमराह कराकर इस देश के अपराधियों को और सबको आग लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और टेलीविजन पर बैठ के कहेंगे कि हमको टोका क्यों जा रहा है? बांध को आप छोड़ रहे हो देश में, समाज में, और नाम लगा रहे हो कांग्रेस का। कांग्रेस इतनी ताकतवर होती तो सत्ता में कैसे रहते? ये बताइए मुझे आप। पूंजीवाद प्रवर्तक सरकार है, आपकी कंपनी सरकार है, आप आवाज दबाना चाहते हो। आप शांति मार्च की परमिशन नहीं देते, सत्याग्रह की परमिशन नहीं देते, फिर कहते हो कांग्रेस। तो सर, ये सत्याग्रह की ही तो डेफिनेशन क्या नहीं, इस अभियान में कहीं किसी ने एप्लीकेशन दिया है कि हम कलेक्टेरिएट के सामने, जंतर मंतर पर किसी राजधानी में धरना देना चाहते हैं, जो कह रहे हैं परमिशन नहीं दिया गया है? मुझे एक उदाहरण, ये कांग्रेस के पार्टी के हैं, एक जगह बताइए कि आपने शांतिपूर्ण धरना करने की, प्रदर्शन की अनुमति मांगी है और नहीं मिला है। आपकी अपनी भी सरकार तो है छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, ठीक है, वहां आपने मांगा कि नहीं। ये बिल्कुल झूठ फैलाना कि लोगों को शायद शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए वो ट्रेन जला रहे हैं, घर जला रहे हैं। और वरुण पुरोहित जी, आगे बढ़ने से पहले बता दो, क्योंकि किशोर तिवारी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन वरुण पुरोहित जी सुनिए ना, आप जिस तरह के भी बयानात को सामने लेकर आ रहे हैं, या जिसकी एवज में आप, जिसकी आड़ में आप छुपना चाह रहे हैं, ना तो वो सही है ना ही वो सही है, और कम से कम पीएम पद की गरिमा का तो ख्याल रखा होता। किशोर तिवारी जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे? नहीं, मैं अवधेश जी मैं बताता हूं कि जब भी कोई योजना ले आते हैं तो उस पर पूरा थरो डिस्कशन होता नहीं है, ऐसा दिख रहा है। अगर आप जो पहले दिन हिंसा हुई उसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी को दोष देते हैं तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है। दूसरा, सुबोध कांत साय हो, शेख हुसैन हो, ये लोग बेहूदी बातें क्यों करते हैं मुझे भी मालूम नहीं। तर्क कुतर्क लगा के बोलना और भाषण देना ये भी गलत है, मैं निंदा करता हूं। लेकिन अग्निवीर या अग्निपथ, इसकी जो आर्मी द्वारा किंवा सरकार द्वारा जो आर्गुमेंट किया जा रहा है, वो रिटायर्ड मिलिट्री एक्सपर्ट या सीनियर लोगों को पच क्यों नहीं रहा? मुझे लगता है कि बेरोजगारी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार रोजगार देने में विफल रही, उसके लिए यह असंतोष है। जरा कंसल्टेशन ज्यादा होना चाहिए था और डिक्लेयर करना था। जबरदस्ती लादने से शायद और अशांति फैल जाए, ऐसा मुझे लगता है। मैं सरकार का कोई भी रोजगार देने का प्रयत्न रहेगा, उसका तो स्वागत ही करूंगा। देखिए, किशोर तिवारी पुराने पत्रकार हैं। अवधेश जी, मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं। नहीं, आप पुराने पत्रकार हैं। मैं तो इस पूरी प्रक्रिया में ऐसा क्या है कि राजनाथ सिंह की रक्षा मंत्री की घोषणा हुई और 1 घंटे के अंदर विरोध शुरू हो गया, और चौथे 5वें घंटे में आगजनी शुरू हो रही है, ट्रेन जला दो, बस जला दो। बोलिएगा कमेंट। मैं देखो, ये क्या हुआ है कि नरेंद्र मोदी सरकार में 2019 से मैं देख रहा हूं कि जैसे कोई योजना सरकार लाती है तो उसमें तर्क और तथ्य पर बात नहीं करना है कि इसमें फैक्ट क्या है, कुछ गलत है, सही है, सभी योजना में होती है, बात करें। एक वर्ग ऐसा तैयार हो गया है पूरी देश और दुनिया में जो ये कहता है कि बस ये योजना तो बिल्कुल देश के खिलाफ है। जैसे सीएए आ गया, तो सीएए में तो सारे मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी, और उसको ऐसा बना दिया था कि यूनाइटेड नेशन से आ जाता है स्टेटमेंट, पूरे
देश में आग लग जाती है। कृषि कानून आया तो उस पर बहस हो सकती थी, नहीं 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 नहीं, ये तो पूरे किसान के खिलाफ है, बीच का कोई रास्ता नहीं है, आप वापस करो, नहीं तो हम सड़क जाम कर देंगे, लाल किले पर चढ़ देंगे, हंगामा कर देंगे। उसी ढंग से अग्निवीर आया है, इस पर बात तो करनी ही नहीं है। आप बीच का कोई रास्ता ही नहीं, आप इसको वापस लो, नहीं तो हम देश जला देंगे। ये जो प्रवृत्ति खड़ी हुई है इस देश में, ये इतनी खतरनाक प्रवृत्ति है, और इसमें शक्तियां, आपराधी शक्तियां, अंडरवर्ल्ड की शक्तियां, आतंकवादी शक्तियां, जिहादी शक्तियां सभी शामिल है। तो इसलिए ये किशोर तिवारी जैसे लोग अगर इसके व्यापक रूप से नहीं देखेंगे कि ये देश के सामने कितना बड़ा खतरा है इस प्रकार का विरोध और क्यों हो रहा है, फिर तो विचित्र हालत हो जाएगी कांग्रेस के प्रवक्ता से, तो मैं उम्मीद नहीं करता हूं। ठीक है, लेकिन मैं एक वॉइस यहाँ पर कर्नल दिनेश नैन और साथ ही साथ में कर्नल शैलेंद्र का भी लेना चाहूंगी। कर्नल शैलेंद्र, क्योंकि एक सेकंड किशोर जी में आऊंगी, एक रिएक्शन सभी गेस्ट का हो जाए, उसके बाद आप जी भरकर लड़ना है, आपको काउंटर करना है, करिएगा, लेकिन एक रिएक्शन सभी से हो जाए। कर्नल शैलेंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं कि जब 4 साल के बाद ये 75% बाहर आएगा तो ये देश के ही खिलाफ हथियार उठा लेगा, नक्सली, पता नहीं क्या क्या इस तरह के जो शब्द हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि वर्दी का मतलब सिर्फ एक लिबास नहीं होता है, सिर्फ एक कपड़ा ओढ़ लेना या कुछ पहन लेना नहीं होता है, ये एक गौरव होता है, ये मान होता है, सम्मान होता है, एक जिम्मेदारी होती है। आपके सवाल का जवाब देने से पहले श्रीमान जी ने कुछ कहा था कि रिटायर्ड ऑफिसर्स को पच क्यों नहीं रही, वो जरूर मुझे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये गलत मैसेज चला जाएगा। किस रिटायर्ड ऑफिसर ने आपको बोला कि बसें जला दीजिए? किस रिटायर्ड ऑफिसर ने बोला कि स्कीम खराब है, इसे वापस लेना ही पड़ेगा? मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा, योजना की बात कर रहा। सर सुन तो लीजिए किशोर जी, हिंसा की बात थोड़ी कर रहा, तो मैं योजना की बात कर रहा हूं। मैं आ रहा हूं आप ही की बात तक। आप देखिए, अगर आपने बोला है, दूसरों ने सुना है, तो सुनना तो आपको भी पड़ेगा। किस रिटायर्ड ऑफिसर ने ये बोला कि ये स्कीम बिल्कुल बेकार है, खराब है और ये वापस लेनी चाहिए? रिटायर्ड ऑफिसर्स का कंसर्न हमेशा रहता है कि फौज से रिलेटेड कोई काम अगर किया जाए तो उसके ऊपर अच्छे से इवैल्यूएशन किया जाए। मैं भी बोल रहा हूं इवैल्यूएट किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है, वापस लो, जो भी चीज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करे वापस। रिटायर्ड ऑफिसर हमेशा कोशिश ये करता है कि अगर सरकार ने कुछ बोला है और अगर आर्मी ने उसे एक्सेप्ट किया है तो उसके पीछे अच्छे रीजन रहे होंगे, उसमें ऊंच नीच जरूर हो सकती है। अब आगे जो आपने सवाल उठाया था, कैन आई हैव दैट क्वेश्चन अगेन आपका? बिल्कुल, क्योंकि वो जो बयानात सामने आ रहे हैं कि 4 साल के बाद क्या, क्योंकि 4 साल जी, और वो 75% आपने बोला कि 75% लोगों का कहना है कि टेररिस्ट बन जाएंगे, नक्सलाइट बन जाएंगे। सर मुझे एक बात बताइए, अब से पहले क्या कोई रिटायर नहीं हुआ? कर्नल नैन क्या टेररिस्ट के लीडर बन गए? क्या मैं टेररिस्ट का लीडर बन गया? हमें भी रिटायर होकर 15 साल हो गए। आपको क्या लग रहा है कि हम टेररिस्ट ही बनेंगे? देखिए, सबसे बढ़िया बात यह है, चाहे आप 6 महीने की भी ट्रेनिंग कर आ जाइए, फौज में से 6 महीने की ट्रेनिंग का मतलब है अब आपके ब्लड का कलर हरा हो गया, आपको सिर्फ अब हरा रंग निकलेगा खून में, आपको सिर्फ देश दिखेगा। हम पिछले 2500 दिनों से यूरोप का प्रोटेस्ट करते आए हैं, कब सुना आपने कहीं कोई एक तिनका भी हिला हो? ठीक है, देखिए, प्रोटेस्ट करना आपका हक है, आप बोल सकते हैं चीजें सही हैं या गलत है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी दुनिया को जला देंगे। आप पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बात करेंगे, नहीं जी हमारी देश, हमारा सरकार, हमारा आर्मी तक गलत है। आजकल तो आप लोग ये तक इल्जाम देने लगे कि आर्मी के जनरल गलत हैं। भाई एक बात बताइए, आपको पता क्या है आर्मी के बारे में? आर्मी अगर कोई चीज करती है, सोच विचार करके करती है। देयर इज अ सिस्टम ऑफ फीडबैक, एक बटालियन से लेके ब्रिगेड, ब्रिगेड से लेके डिवीजन, डिवीजन से कोर, कोर से कमांड, कमांड से आर्मी हेडक्वार्टर, और तब आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो आप इसको इतना कमजोर कड़ी मत बनाइए, ठीक है, देश के सामने इसको नीचा मत दिखाइए। बिल्कुल। तो वरुण पुरोहित जी, संवरता हुआ आपको युवा चाहिए या फिर जलता हुआ देश चाहिए? इस सवाल के साथ में आऊंगी, लेकिन कर्नल दिनेश नैन का मैं एक क्विक रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि कर्नल दिनेश नैन, अगर ये तमाम चीजें लेकर आई गई है, ये स्कीम लेकर आई गई है, तो इस पर R&D अच्छे से की गई है? तीनों सेनाओं के जो अधिकारी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने वो तमाम बातें कही, तमाम जो प्रोज एंड कॉन्स इसके हैं वो भी चेक किए गए होंगे? देखो सुचारुता, भारतीय सेना हमेशा से अनुशासित रही। भारतीय सेना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, देशवासियों की है। और भारतीय सेना जो भी सेंटर में गवर्नमेंट होती है, उसका बहुत अनुशासन के साथ में उनकी इच्छाओं को पूरा करती है। जहां तक हमारे तीनों चीफ का सवाल है, एक बार ये योजना उन्होंने नोटिफिकेशन के माध्यम से वैसे घोषणा कर दी,
कि ये चलेगी तो अब ये चलेगी। रही बात इसके अंदर खामियां कमियां, हम लोग जो एक्स सर्विसमैन हैं, हमारे एक लॉयल्टी है हमारी उस नमक की तरफ जो हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी पूरी जवानी और यहाँ तक जितने भी दिन हमने गुजारे हैं, हमारे पूर्वजों ने गुजारे हैं, आने वाली नस्लें भी गुजारेंगी, कि अगर इस संस्था के साथ में किसी भी नए चीज के साथ में अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट हो रहा हो या इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट के कोई हमारे पास में अगर वो है पॉइंट्स है तो हम उसको डेफिनेटली सामने लेके आती हैं। ठीक है। अब जैसे कि इसके अंदर भी जो स्कीम आई है, इसके अंदर भी टाइम के साथ साथ में काफी कुछ बदलाव होंगे। आगे और भी इसके अंदर जो अच्छे पॉइंट्स आएंगे, जो नेगेटिव पॉइंट है उनको नकारा जाएगा और मैं समझता हूँ कि टाइम टेस्टेड होने के बाद तब जाकर के अपने फुल स्वरूप में आएगा। सुमैया राणा जो मैंने जो कुछ एक्स सर्विसमैन बोल रहे हैं कि इसके 7 साल के लिए इसको कर दीजिए, क्योंकि 15 साल के बाद जो प्रेजेंट स्वरूप है उसके अंदर 25% जो है सेना वो सिर्फ वो रह जाएगी जो आपने चुन ली होगी, 75% आपके ये जो है अग्निवीर रह जाएंगे। तो वो समीकरण जो है वो थोड़ा सा कम तजुर्बे वाले लोगों का ज्यादा हो जाएगा। तो क्या समीकरण बिगड़ जाएगा? कर्नल शैलेंद्र क्या ये कहना चाह रहे हैं कर्नल दिनेश ने? एक क्विक रिएक्शन फिर मैं सुमैया राणा का भी रुख करूंगी। जी कर्नल शैलेंद्र, वो समीकरण की जो बात कर रहे हैं, इक्वेशन की जो बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, वो कर्नल नैन ने बिल्कुल ठीक बोला, सिस्टम्स में कमी वेशी होती है। मुझे एक बात बताइए, कौन से सिस्टम में कमी वेशी नहीं है? क्या आज का सैनिक नहीं रो रहा कि मैं 35 साल पर जब रिटायर होता हूं मेरा कोई जॉब ही नहीं है, मैं किस कंपटीशन में अपीयर करूं? देखिए, गलतियां निकालने को अगर जाएंगे तो सिर्फ गलतियां मिलेंगी, क्योंकि आपने डिसाइड कर रखा है। कर्नल नैन इज वेरी राइट कि सिस्टम को आप आने दीजिए, इवेल्युएट करिए। एक सर्विसमैन के ऊपर लांछन बिल्कुल मत लगाइए, ये मत इंप्रेशन देने की कोशिश करिए कि वो एंटी आर्मी है या एंटी गवर्नमेंट है। मेरा खून देश का है, मेरे लिए सिर्फ देश है। और अगर कोई चीज मुझे ठीक, जैसे मैं आज कहने को तैयार हूं कि भाई अल्टीमेटली अगर इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊंच नीच रही होगी। बच्चों को अगर हम कह रहे हैं गलतफहमी है, समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उन्हें नहीं समझाया गया, उन्हें नहीं बताया गया। ठीक है, ये हमारी कमी रह गई, ये कमी रह गई। लेकिन सुमैया राणा, क्या युवाओं का संवरता हुआ भविष्य चाहिए या फिर इस तरह से जलता हुआ देश चाहिए जो पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्भाग्य समझ लीजिए या हमारा दुर्भाग्य समझ लीजिए, हमारा मतलब जनता का, कि ये कोई भी कानून लाते हैं, कोई पॉलिसी लाते हैं, वो लोगों की समझ से परे होती है। फिर लोग सड़कों पर होते हैं, फिर आखिरकार इनको उससे फेरबदल करना ही पड़ता है। अच्छा। तो अगर आप पहले से ही युवा हो या किसान रहे हों या अल्पसंख्यक रहे हों या इस तरह के और भी जो भी इनके पास, आपका इशारा किसान बिल की तरफ है क्या? देखिए, आप मेरी बात, लेट मी प्लीज कंप्लीट माय सेंटेंस, आप उसके बाद मुझसे और भी सवाल कर लीजिएगा। जिस वक्त में इससे पहले जो अभी नुपुर शर्मा वाला मामला था और सड़कों पर जिस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा बदतरीन तरीके से युवा सड़कों पर आए, आगजनी हुई, देश की तमाम संपत्ति को नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी मैं युवाओं के साथ हूँ। तरीका गलत हो सकता है, हाथ में ना पत्थर होना चाहिए, ना इस तरीके के संपत्ति को नुकसान, ना किसी को हर्ट होना चाहिए। लेकिन सियासत भी तो चलती रहनी चाहिए ना, लेकिन सियासत भी तो चलती रहनी चाहिए। संजय सिंह जी क्या करते हैं आप? संजय सिंह जी, ठीक है, सुमैया राणा आप ही की बात का जवाब ले लेती हूँ। संजय सिंह टाइगर हमारे साथ है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। संजय सिंह जी, क्या करते हैं आप? समझ नहीं आता है जनता को, इस टाइप की आप योजना, इस टाइप की स्कीम्स आप लेकर आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है कि ठीक है, राजनीतिकरण उसका हो जाता है और जो उसकी अच्छाइयां हैं वो पहुंच ही नहीं पाती है जनता के पास, और फिर इस तरह की हिंसा होती है, इस तरह की उपद्रव होती है। देखिए, समझाया उसको जाता है जो ना समझ हो, जो समझकर नहीं समझने का नाटक करता है उसको कोई नहीं समझा सकता। अग्निपथ योजना आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है। आप देखिए, भारत में सैनिकों के औसत आयु 32 वर्ष है, जबकि अमेरिका में 27 वर्ष है, चाइना में 26 वर्ष है। तो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, और इससे बेहतर अवसर क्या होगा कि 4 साल में इंटर से ग्रेजुएशन करते करते वो प्रशिक्षित भी होंगे, अनुशासित भी होंगे,
और उनको अगर वेतन और जो सेवा निधि मिलनी है सबको जोड़ दिया जाए तो 48 लाख रुपया उनके हाथ में आएगा। 25% लोगों को सेना में नौकरी का अवसर मिलेगा। बाकी के लिए कई विकल्प खुले हैं, स्वरोजगार भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन इस अच्छी योजना को ऐसे नहीं लाया गया है। हाँ। कई देशों के मॉडलों को परखा गया है, इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, चीन, यूके, रूस, जर्मनी की जो इस भर्ती प्रक्रिया है उसको परखा गया है और भारत के हिसाब से इसको विकसित करके मॉडल को लाया गया है। हाँ। लेकिन इस अग्निपथ जो बेहतर योजना है, इसके आड़ में जो हताश, निराश, अवसादग्रस्त और कुंठाग्रस्त विपक्ष है, हाँ। अपनी रोटी सेक रहा है राजनीति। ठीक है। लोग मान चुके हैं कि बीजेपी अपराजेय है, नरेंद्र मोदी के मुकाबले में कहीं टिकते नहीं है। हाँ। तो हताशा, निराशा। लेकिन संजय सिंह जी, प्रॉब्लम क्या है ना, संजय सिंह जी, और नौजवानों छात्रों के पीछे खड़ा होकर उनको बहका करके, भ्रमित करके। लेकिन संजय सिंह जी, प्रॉब्लम क्या है ना कि सिर्फ विरोधी ही नहीं, सहयोगी भी नहीं समझ पा रहे हैं। संजय सिंह जी, प्रॉब्लम क्या है ना, विरोधी ही नहीं, सहयोगी भी कह रहे हैं कि उनको भी आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। राजीव रंजन जी मेरे साथ हैं। राजीव रंजन जी, संजय जी, विरोधी तो ठीक है लेकिन सहयोगी भी नहीं समझ पाए हैं। राजीव रंजन जी, ऐसा है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर इस योजना को लाने के पहले देश को विश्वास में लिया गया होता, जिस तरह से सेना के तीनों प्रमुखों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस योजना के अनेक सकारात्मक पहलुओं पर रोशनी डाली गई है, कई सवालों को आगे भी हल किया जा सकता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अगर आप पारदर्शिता रखते और सहयोगी दलों के साथ साथ इस बहुदलीय लोकतंत्र, इस मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, अगर आप उनको कॉन्फिडेंस में लेते तो देश का बजट वही लोग बनाते हैं। अगर आप कोई बड़े योजना का ऐलान कर रहे हैं, इस देश का परंपरागत जो ढांचा है सेना का, इसने हिंदुस्तान की आजादी के बाद कबायलियों को, पाकिस्तान समर्थित कबायलियों को खदेड़ने का काम किया और 62 के युद्ध के अलावा 1965 में हमारी सेना पाकिस्तान के एक बड़े भूभाग को नेस्तनाबूद कर चुकी थी। 71 में पाकिस्तान का विभाजन इस देश की महान सेना ने ही किया है। राजनीतिक नेतृत्व जब भी कोई फैसला लेगा तो सेना प्रमुखों को भारत की जो एक अनुशासित सेना है और जो उसकी परंपरा है उसका वो निर्वहन करते हैं, उसके क्रियान्वयन के लिए वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए कि हाँ, आईएसआई या सेना के बल पर पाकिस्तान जैसी कोई सरकार नहीं चलती है। लेकिन सवाल ये है कि आपने नौजवानों को भड़काने के लिए विपक्ष को या जिन लोगों को भी आड़े हाथों लिया हो, अगर नौजवानों पर इतना बड़ा एकाधिकार विपक्ष का रहा होता तो देश में नरेंद्र मोदी जी की जगह राहुल गांधी या अखिलेश यादव या किसी और पार्टी की सरकार होती। नौजवानों के आंदोलन के साथ सैद्धांतिक तौर पर कई दल खड़े हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपने ये अवसर क्यों दिया। आप अगर नौजवानों के लिए कोई फैसला कर रहे हैं तो नौजवानों को विश्वास में क्यों नहीं लेना चाहते हैं। देश में एक व्यापक विचार विमर्श, इसलिए कि ये सेना, मैं चाहूंगी कि एक बार जरूर संजय सिंह जी को स्क्रीन पर लाया जाए साथ में। हाँ, जो तनावपूर्ण, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं 30 सेकंड में खत्म बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ जो संबंध है, भारत और चीन के जो शक्ति संतुलन का सवाल है, भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, सेना को लेकर अभी किसी ने कहा कि किसी ने भी कोई राय नहीं जाहिर की। मेरे साथ चैनल पर लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद थे, एक चैनल पर मिस्टर कादियान थे। उन्होंने कई सवालों को रेजिमेंट की क्वालिटी को लेकर के कहा। उन्होंने ये कहा कि ये 25% जो लोग होंगे किसी बड़े जब अभियान के लिए चयन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके कमांडिंग ऑफिसर्स के सामने एक बड़ी चुनौती हो सकती है। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये सबकी राय एक जैसी नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं सबको विश्वास में लेकर अगर आप ये करते तो ये और बेहतर तरीके से देश का कायाकल्प होता, सेना का कायाकल्प। सर, मैं आप ही की बात का जवाब, एक क्विक रिएक्शन, हालांकि अवधेश जी भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन संजय सिंह जी देखिए बड़े पोलाइटली बोल गए राजीव रंजन जी, लेकिन जो नाराजगी है वो दिखाई दे रही है यहाँ पर। देखिए, देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। फैसला
आम जनता से चर्चा करके नहीं लिया जाता है। ये ऑस्ट्रिया जैसे छोटे राजीव रंजन जी तो आपके सहयोगी हैं वो। हाँ, चुनी हुई सरकार है, पार्लियामेंट है, और ये फैसला, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये फैसला सेना का है, सरकार की सहमति जरूर है, और सरकार में जनता दल यूथ शामिल है, उसके प्रतिनिधि भी शामिल है। तो आप क्या सोचते हैं कि देश के नौजवानों से बैठ के इस पर चर्चा होती तो कल आतंकवादियों के खिलाफ कोई निर्णय लेना है तो उनसे मिलकर चर्चा होगी। सीए की चर्चा हुआ, सीए का निर्णय लिया गया, कृषि कानून देश के अंदर बना, 370 हटाया गया। तो आप जो समझते हैं कि देश में जैसे पंचायतों में कोई निर्णय होता है तो पंचायतों की बैठक होती है, क्या इतने बड़े देश में ये संभव है? और ये जो योजना आई है यूं आ गई है क्या? मैंने पहले भी कहा कि कई देशों के मॉडलों को खंगाला गया, भारत की दृष्टि से क्या बेहतर होगा? आपकी पीड़ा अलग है, उस पीड़ा को इसमें मत डालिए। अच्छा, योजना पीड़ा क्या है ये भी बता दीजिए। पूर्व सैनिक बता रहे हैं। नहीं, हमारी पीड़ा की परवाह नहीं कीजिए। इस देश में लोकतंत्र सलामत रहे, हमारी पीड़ा यही है। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये आपका जो नया टर्म है, ये शायद आप जानते होंगे या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसका अर्थ पता होगा। ऐसे लोकतंत्र की हम कल्पना करते हैं कि आप जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, इसलिए कि जनता ने आपको चुना है। जिन नौजवानों ने आपको अपराधी जनादेश दिया है, अगर वो सड़कों पर आपके खिलाफ खड़े हैं, अगर किसानों ने आपको जनादेश दिया है, वो आपके खिलाफ, आपकी योजना के खिलाफ खड़े थे, तो आपको जरूर ये सोचना होगा कि कहीं ना कहीं कोई चूक आपसे हुई है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। देश के युवाओं की चिंता है, देश के प्रधानमंत्री को है, देश के सेना में जो अधिकारी बैठे हैं, सेना प्रमुख बैठे हैं, सबको है, और सबने मिलजुल कर इस योजना को बनाया है। जो सेना के अधिकारी हैं उन लोगों ने पूरा उसका अध्ययन किया है। अब कोई आशंका है तो आशंकाओं को दूर जिनके लिए बनाया है केवल उनको आपने विश्वास में नहीं लिया है। मतलब ये नहीं है, आप जो तरीका बतला रहे हैं ऐसे नहीं योजना बनती है। आप जो तरीका बता रहे हैं, देश के करोड़ों नौजवानों को इकट्ठा किया जाता, तो अगली बार से देश का बजट जब आप सेना के लिए खर्च का जब निर्धारण करेंगे तो आप ही कर लीजिएगा। ऐसे भी तो आपको एक बड़ा जनादेश मिल ही चुका है, आपको जरूरत किसकी है? जी अवधेश जी कुछ कहना? जी टाइगर जी जरा शांत हो जाइए, मैं भी बोल लूं। असल में चल रहा है, असल में राजीव रंजन जी ये पुराने आंदोलनकारी हैं। जरा आंख खोल करके बिहार में देखें, ये 17 से 22 वर्ष की योजना के लिए उस आंदोलन में 17 से 22 वर्ष के कितने लोग हैं, जरा उसको देखें। उस जिस प्रोफेशनल तरीके से, जरा ध्यान दीजिए, बिहार में हम लोग भी आंदोलन करते हैं, थोड़ी बड़ी तोड़फोड़ हुआ है। हम लोग तो एक सलाई लेके जाते थे, एक टायर जलाने में 5 मिनट 7 मिनट लगता था। जिस प्रोफेशनल तरीके से मैंने देखा है कि तारेगना स्टेशन पर स्टेशन मास्टर का केबिन बड़ी आराम से आग लगा रहे और धू धू कर जल रहा है। वो प्रदर्शनकारियों की ओर से गोलियां चल रही है पुलिस पर, उसको ये कह रहे हैं कि नौजवान भड़के हुए हैं। जो ट्रेन जल रही है, बोगी, इतने प्रोफेशनल तरीके से उसको जलाया गया है कि एकदम पूरा जल के खाक हो जा रहा है। तो इसलिए नहीं सुनिए, बिहार को बार-बार क्यों कोट कर रहे हैं? नहीं, बिहार को इसलिए कोट कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा हिंसा बिहार में हुई है। आपके मुख्यमंत्री के अधीन कानून और व्यवस्था है, गृह मंत्रालय की एक मीटिंग वहां कानून और व्यवस्था के अंदर नहीं हुई है। पूरा बिहार चल रहा है, एक रिएक्शन भी नहीं आया, एक रिएक्शन भी नहीं आया। बिहार सबसे ज्यादा जला है और जगह जगह लाठियां लेकर के सिर चेहरा आपकी बात से सहमत नहीं हूं। छात्र और नौजवान 800-900 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। 90% बयान 150 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए गए पक्ष में और लोगों को नहीं, लेकिन राजीव जी जनता पार्टी से आपका मतभेद है, नेताओं को सिक्योरिटी दे, लेकिन पूरी तरह बिहार जनता के लिए क्या कर रहे हैं? का फेलियर है। मुख्यमंत्री के हाथ में कानून और व्यवस्था है। लेकिन राजीव जी एक सवाल इस बीच मेरा भी, आप बोलिएगा। राजीव जी एक नहीं, राजीव जी सुनिए तो आप कह रहे हैं कि ठीक है, आप सिर्फ बिहार का नाम मत लीजिए, पूरे 13 राज्य हैं जो जल रहे हैं, ठीक बात है आपकी, लेकिन जो एपी सेंटर है वो बिहार बना हुआ है। आप ये देखिए कि एक रिएक्शन मुख्यमंत्री जी का नहीं आता है, कहाँ है वो? क्यों कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं देते हैं? क्या मीटिंग पुलिस अधिकारियों की नहीं होती है? हाँ। 1 घंटे के अंदर विरोध शुरू हो गया। अगर पुलिस अधिकारियों की जिम्मेवारी तय होती, कलेक्टर की जिम्मेवारी तय होती, ये दुर्दशा नहीं होती। आज बिहार में ट्रेनें रोक दी गई है, रात के 8 बजे से लेकर 4 बजे तक ट्रेनें चल रही हैं। गिरफ्तारियां हुई है।
और देश जी इस तरह से लगातार बोलिएगा मैं नहीं बोल पाऊंगा। नहीं तो और ना मैं इस तरह की बहस करता हूं। आप बोल लीजिए, आप पहले सुन लीजिए। नहीं, मुझसे सवाल पूछा गया, आप जवाब सुनिए। मैंने ये कहा कि 900 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, 150 से ज्यादा FIR हुए हैं, कई कोचिंग संस्थानों को उनकी संलिप्तता के आधार पर उनके खिलाफ नामजदगी की कार्रवाई हुई है। सवाल यह है कि नौजवानों का कोई एक वर्ग जो उसमें कोई गलत तत्व आकर के अगर ये करना चाहता है, तो इस शासन में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की संख्या नीतीश कुमार जी की पार्टी से ज्यादा है। 2 उप मुख्यमंत्री हैं उनके। हाँ। आपने 10 लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई है। देश के ये इस राज्य में 11 करोड़ लोग निवास करते हैं, उसकी सुरक्षा की आपको चिंता नहीं है। आप ऐसी योजनाएं क्यों लाते हैं कि देश में आग लगे और उसके बाद आप केवल और ये बताइए आप इस तरह के जो कोचिंग सेंटर्स वहां पर चल रहे हैं, जो इस बात की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से जलाओ देश को, प्रदेश को, उन पे क्यों नहीं लगाम लगा पा रहे हैं आप? उन पे क्यों नहीं? दोनों पार्टी की मिलीजुली सरकार, तो उन पर तो लगाम लग रहा है ना। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, मैंने कार्रवाइयों का ब्यौरा आपको दिया है। राजीव रंजन जी, भाजपा के मंत्री इतने ही योग्य होते तो जनता के बीच गए होते। मैं उनकी बात नहीं, वो मंत्री है तो आपके हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, मुख्यमंत्री के नहीं तो भाजपा के प्रवक्ता से इसकी तस्दीक करा लीजिए ना। नहीं कि उनके अगर मंत्री अयोग्य है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? सर आपने कहा मैं चुप हो गया, जरा मेरा भी उत्तर दीजिए। मुझे राय रखने का अधिकार है या नहीं अवधेश जी? और ये बताइए ना, आप 1974 के योद्धा हैं, अवधेश जी 1974 के योद्धा हैं आप। देश में आपातकाल लागू करने वाली सरकार भी ये कहती थी कि वो फैसला कर सकती है। तो ये आपातकाल फैसलों के खिलाफ चारों तरफ जनता बराबर आक्रोश अपना जाहिर करती है और राजनीतिक दल अपनी प्रतिक्रियाएं रखते हैं। हाँ, बिल्कुल रखते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस योजना में ऐसा क्या है कि 1 मिनट के अंदर ट्रेन जला दो, बसें जला दो, तोड़ दो, ऐसा क्या है इस योजना में? ठीक है, थोड़ी बहुत मतभेद हो सकता है। ठीक है, ये तो बेरोजगारी, बिहार उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा सेना में बेरोजगारी के विरुद्ध आंदोलन नहीं है। बेरोजगारी, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक प्रवृत्ति चल रही है इस देश में, जो सेना के कई परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद आज उन्हें फिर से जाना होगा अग्निवीर। ठीक है, आप दोनों को नहीं, आप दोनों को ही जो भी इंटरव्यूज, आप दोनों को ही अनइंटरप्टेड मैंने समय दिया। कर्नल दिनेश नैन भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं और कर्नल शैलेंद्र भी। जी कर्नल शैलेंद्र, फिर कर्नल दिनेश नैन का मैं रुख करूंगी। मुझे ना कई बार बड़ा दुख होता है ये देखकर कि आप सब मेरे ही देश के पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हैं, मेरे ही देश और मेरे ही देश की फौज को आप हर कंट्रोवर्सी में डालते हैं। प्लीज फॉर गॉड सेक मेरी आर्मी को स्पेयर कर दीजिए अपनी पॉलिटिक्स से। दूसरी बात, वो मैडम साहिबा ने कुछ कहा था कि समझ से परे होती है जो भी डिसीजन होते हैं। वो क्या चाइना में डिसीजन हो रहे हैं या पाकिस्तान में हो रहे हैं जो आपके समझ से परे होती है? समझ से परे होती है क्योंकि आप उसमें पॉलिटिक्स ले आते हैं, इसलिए परे होती है। जो भी गवर्नमेंट बनाती है पॉलिसीज, आप उसमें पॉलिटिक्स ले आते हैं। एक और किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने हमारे जनरल शंकर प्रसाद को कोट कर दिया कि रेजिमेंट की क्वालिटी। किशोर तिवारी, जनाब प्लीज मिस कोट मत कीजिए। मेरा कोई जर्नल, मेरा कोई कर्नल, मेरा कोई सिपाही ये मान ही नहीं सकता कि मेरे 800 जवानों की पलटन में अगर 30, 40, 50, 60 अग्निवीर आ गए तो अब आप ये कह रहे हैं कि वो अग्निवीर इतने तगड़े होंगे कि वो रेजिमेंट को कमजोर कर लेंगे, या वो 700, 800 जवान इन 40 अग्निवीरों को बढ़ा लेंगे, इनमें ताकत दे देंगे? ये तो मुझे समझ में आता है। हमारा आर्मी का कैरेक्टर, हमारा आर्मी का जो शेप एंड साइज और जो इथॉस है वो कमजोर होने वाली नहीं है, अच्छी होने वाली है, बड़ी होने वाली है। आप मुझे एक बात बताइए, लोगों ने ये भी बात करी कि उम्र के हिसाब से वो उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा, ये नहीं होगा। कौन सा ऐसा परमवीर चक्र है जो 50 साल पे मिला? योगेंद्र यादव को कब मिला? संजय सिंह को कब मिला? अब्दुल हमीद को कब मिला? खेत्रपाल को कब मिला? सब 20, 21, 22, 23 साल के थे। देखिए, मत चीजों को गलत फहमी में डालिए कि उम्र कम होगी, एक्सपीरियंस कम होगा। यस, ये चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस को सामना करना इंडियन आर्मी को बड़े अच्छे से आता है। रेजिमेंट की ताकत के ऊपर कभी किसी सपने में भी शक मत करिएगा। रेजिमेंट अपने आप में बहुत ताकतवर है। ठीक है, कर्नल दिनेश नैन, आपका एक क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद मैं रुक करूंगी सुमैया राणा का।
सिर्फ 1 मिनट चाहिए हिमानी जी। जी जी। सभी राजनीतिक पार्टियां इस बात को मान रहे हैं कि 47 से लेके 62 से 65 से 71 से कारगिल से लेके हर जगह पे इस सेना ने इस देश की आन बान शान को बना के रखा। लेकिन 73 के अंदर जब हमने बांग्लादेश बना के दिया तो हमसे डिफेंस पे कमीशन छीन लिया, कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं बोली। तब से लेके अब तक हमारा स्टेटस जो है ऑफिसर्स का, जेसीओ जवान सा दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। अनेकों सरकारें आई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए मांगते मांगते लास्ट में जाके एक एडजस्टमेंट पेंशन मिला, 7 साल से वो भी बंद है, किसी ने आवाज नहीं उठाई। अभी आज की तारीख के अंदर जब हम कह रहे हैं कि ये अग्निवीर हमारा ही हिस्सा होंगे, हमारे ही जवान होंगे, क्योंकि हमारे लिए इनमें से कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन आज भी अगर 65,000 लोग या 55,000 लोग या 50,000 लोग वापस हिमानी जी बाहर आ रहे हैं, तो क्या उनको 35 और 38 साल की उम्र में क्या उनको कहीं एडजस्ट किया जा रहा है? कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं कर रही। ऊपर से हो क्या रहा है, दिन प्रतिदिन हमारा स्टेटस जो है तो सोसाइटी में गिरता जा रहा है। यहां तक हिमानी जी, अगर एक ऑफिसर एक पुलिस स्टेशन पे भी जाता है ना, तो उसको मुश्किल से कुर्सी के लिए भी कोई नहीं पूछता है। तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज देख रही है? क्या सर्वदलीय एक बैठक बिठा के मिला के क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सेना के लिए एक मीटिंग करना चाहेंगी? उसके लिए कुछ सोचेंगी? क्या उसको आगे उठाना चाहेंगी? ये प्रश्न सबसे बड़ा है। वरुण पुरोहित जी, तब कहा गया था आपका सत्याग्रह। जी हिमानी जी, ये बात बिल्कुल सही कही कर्नल नैन ने भी, राजीव रंजन जी ने बहुत बढ़िया बात की। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इतना बड़ा रिफॉर्म आप ला रहे थे, पार्लियामेंट में डिस्कस करते। जब राजीव गांधी लाए थे रिफॉर्म्स टेक्नोलॉजी का, जब सड़कों पे डांस कर रहे थे बीजेपी वाले, मनमोहन सिंह जी आधार कार्ड लाए, जब ये डांस कर रहे थे, आज उसी टेक्नोलॉजी और उन्हीं रिफॉर्म्स के पीछे ढोल लगाड़े हाउडी हाउडी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, बिहार में इनकी सरकार है और बड़ा हिस्सा है इनका सरकार में, इस्तीफा क्यों नहीं देते भाई? वो नाकामी है तो आप क्या सत्ता की अवश्य जो बिहार में सरकार में हो, अगर नीतीश कुमार से कंट्रोल में इस्तीफा दे दो आप सारे, वहां तो नहीं देंगे इस्तीफा। आपने शायद सुना नहीं कि कर्नल दिनेश नैन ने क्या कहा है। ठीक है, आपने शायद सुना नहीं, आप गोल मोल बातें घुमा रहे हैं और फिर आप उसी राजनीति पर चले गए। लेकिन कर्नल दिनेश नैन ने जो भी तमाम पॉइंट्स उठाए वो एकदम वैलिड पॉइंट्स हैं। क्या किया सरकारों ने? तब क्यों नहीं उतरे आप सड़कों पर? तब क्यों नहीं उतरे जो आज आप इन युवाओं को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं? तब क्यों नहीं उतरे आप सड़कों पर? बताइए ना, जो तमाम पॉइंट्स वो उठा रहे हैं, जो तमाम सवाल वो उठा रहे हैं, उनका जवाब दीजिए ना वरुण पुरोहित। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपका नाम लिया। किशोर तिवारी जी का भी रुख करूंगी अभी। 7 साल अटल जी की सरकार भी थी और 8 साल ये सरकार भी हो गई, 15 साल हो गए इनको। अच्छा, इन्होंने क्या किया? कांग्रेस ठीक काम नहीं करी, तभी तो हारी ना चुनाव। आप पार्लियामेंट को स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुलाते हो डिफेंस के ऊपर? पार्लियामेंट अरे सर, अपना तो बड़ी सफाई से आप काट गए। कर्नल नैन ने कहा वो भी डिस्कस कराइए, और ये जो भर्ती है उसको भी डिस्कस कराइए। आपको एंटी मंडल का शायद किसी को अनुभव नहीं है, मैं था उसमें शामिल। एंटी मंडल के टाइम युवा सड़कों पे आ गया था, जगह जगह। आपको पता है एम्स चौराहे पे राजीव गोस्वामी ने आपने आग लगा ली थी। तो एंटी मंडल के टाइम जो छात्र थे, छात्रों को, युवाओं को प्यार से समझाने की जरूरत है। अभी तो डेमोक्रेसी समझना ही नहीं चाहते। ये ड्रॉबैक है डेमोक्रेसी का। अगर 5 साल तक वोट दे दिया किसी को तो फिर आप बैठे रहो, वो चाहेगा जो करेगा। भाई पार्लियामेंट आप डिस्कस करिए बुला के, कोई डिसेंट वॉइस है तो मत मानिएगा, मेजोरिटी आपकी है, पास कर लीजिएगा बिल को। पार्लियामेंट क्यों नहीं बुलाते हो किसी बात पर, अगर इतना बड़ा रिफॉर्म कर रहे हो? राजीव गांधी ने रिफॉर्म किया, कितना तमाशा किया था बीजेपी ने, भारत बंद का ही आह्वान किया था बीजेपी ने भी, पहला एटीएम लगा जब। और मनमोहन सिंह जी के रिफॉर्म्स का भी इन्होंने कितना खिलाफत करी। आज उसी रिफॉर्म के पीछे मजा कर रहे, सत्ता में हमने किया, हमने लागू कर दिया था। तो एक बड़े वर्ग को लगा था कि हमारा हक छीन लिया जाएगा, तो निश्चित रूप से आग लगी। तो वही एक ऐसा आंदोलन था। इसमें किसका छीना जा रहा है, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें ऐसा क्या है जो 1990-91 से इसकी तुलना की जाए और राजीव गोस्वामी के से इसकी तुलना की जाए? बाकी पॉलिटिकल पार्टियां सेना के लिए क्या करती है नहीं करती है बहस का विषय होना चाहिए, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन का आंदोलन तो आप ही के शासनकाल में शुरू हुआ था। हमको अच्छी तरह याद है कि कैसे जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहे थे और यूपीए की सरकार थी उस समय, इसलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप सपोर्ट कर रहे हैं कि जो हिंसा हो रही है सही हो रही है, कि 90-91 में बीपी सिंह के समय आरक्षण के विरोध में हिंसा हुई थी, उसी ढंग से यह हिंसा हो रही है। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है बताइए आप? हम लाए मनरेगा, हम लाए शहरी गारंटी योजना, आप लाए शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब ये तो बीजेपी जवाब देगी, लेकिन आप ये आग मत भड़काइए। देखो ईमानी, ये लोग
टेलीविजन पर बैठ के इस आग लगाने वालों को, तोड़ फोड़ करने वाले को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं। ये समस्या है। संजय सिंह जी भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं और किशोर तिवारी भी। पहले किशोर तिवारी जी का एक, सर मुझे वाइंड अप करना है तो एक क्विक रिएक्शन में ले लेती हूँ। सर प्लीज प्लीज, वरुण पुरोहित जी प्लीज एक क्विक रिएक्शन, किशोर तिवारी देन संजय सिंह जी। जी किशोर तिवारी जी। ये देखो कैसा है, संजय सिंह ने भी बहुत सारा बोला, लेकिन एक बात बताऊं कि जब राजनाथ सिंह ने ये स्कीम लॉन्च की तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आया कि आपने वन रैंक वन पेंशन वाली बात की थी, अब नो रैंक नो पेंशन वाला स्कीम लेके आए। दूसरा, उस दिन ये बताया गया था कि सरकार का 1,20,000 करोड़ रुपया जो पेंशन पे जाता है वो पेंशन न देने से बचेगा। तो आपकी नीयत पर ही डाउट आया और इतनी ज्यादा इमीडिएट रिएक्शन हुई, तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस या विरोधी पक्ष को आप ब्लेम कर सकते हिंसा के लिए। अच्छा। आपने मैसेज बराबर कम्युनिकेट नहीं किया। हाँ। ये सत्य है और सरकार प्रामाणिकता से प्रयत्न करे और सब लोगों के साथ ओपिनियन ले तो ऐसे हिंसा को। ठीक है, आपके इसी पॉइंट के साथ जाऊंगी कि कम्युनिकेट आपने सही से नहीं किया। संजय सिंह जी, ऐसा क्यों होता है? ठीक है किशोर जी, ऐसा क्यों होता है संजय जी कि कोई भी योजना, कोई भी स्कीम अगर आप लेकर आते हैं तो सही तरीके से समझा नहीं पाते हैं, लोग समझ ही नहीं पाते हैं उसको। किसान बिल तो आपने वापस ले लिया, शायद विपक्ष इसी ताक में है कि उसको इसको भी उसी तरीके से वो वापस करवा देंगे, पर क्यों नहीं आप कम्युनिकेट सही से कर पाते? देखिए, लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन असहमति का यही तरीका है, तोड़ फोड़, आगजनी और हिंसा को बढ़ावा देना और पर्दे के पीछे से उपद्रवियों को मदद पहुंचाना, उनको उस्काना। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। और कोई भी निर्णय होता है तो उचित फोरम पर चर्चा होती है, तभी निर्णय होता है। कौन कर रहा है? रंजन जी के तर्क, कौन कर रहा है? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सहमत नहीं हूं कि कौन कर रहा है? कार्रवाई क्यों नहीं होती? देश की आप गलत आरोप लगा, चर्चा करके हो, ये गलत आरोप नहीं होगा। ठीक है, नोटबंदी जेडीयू कर रही है बिहार में चर्चा होगी कि नोटबंदी। चलिए ठीक है सर, आप सभी को माफी के साथ मुझे रोकना पड़ेगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर युवाओं का एक संवरता हुआ भविष्य चाहिए या फिर जलता हुआ इस तरह से देश चाहिए? ये तय करना होगा हमारे उन सियासतदानों को भी और साथ ही साथ जो हमारा देश का भविष्य है उनको भी, कि उनका रास्ता क्या है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। मुझे पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है।